गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर एक बार आपके सामने कक्षा 5 की आराध्या व्याकरण की पुस्तक का पाठ 3 शब्द विचार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अभी तक के वीडियो के माध्यम से पाठ के अंतर्गत आए विभिन्न विषयों का अध्ययन आपने किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ के अंतर्गत आए अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तरों का व्याख्या और उनके उत्तर समझाए जाएंगे। अतः आप लोग जो भी बताया जाए उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। साथ ही साथ मोबाइल के स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उन अभ्यास कार्यों को अपनी नोटबुक में नोट करें। आइए अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं जिसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका एक उत्तर सही है और एक गलत। इसमें सही उत्तर को रिक्त स्थान की जगह भरना है। जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं। तो पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ सिर्फ एक ही होता है, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। तो इसका उत्तर एकार्थी यहाँ सही होगा। जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है वह एकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरा, जब 2 अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वह शब्द कहलाता है। एक बार पुनः सुने। जब 2 अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वह शब्द कहलाता है। यौगिक योग रूढ़। तो यहाँ पर पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया था कि 2 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बने और उस शब्द का एक विशेष अर्थ हो, वह शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर योग रूढ़ होगा। तीसरा, रिक्त स्थान शब्द अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं। तो कौन से ऐसे शब्द हैं जो अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं? तो यहाँ पर अविकारी शब्द और विकारी शब्द 2 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें एक उत्तर आपका सही है। तो विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग कारक वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं और यहाँ पर विकारी शब्द इसका उत्तर सही होगा। विकारी शब्द अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं। चौथा, रोटी वोटी में वोटी शब्द है। तो पाठ के अंतर्गत आपको सार्थक और निरर्थक शब्दों की परिभाषाएं बताई गई थीं। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ रोटी वोटी में रोटी का तो शाब्दिक अर्थ निकलता है किंतु वोटी का कोई अर्थ नहीं होता, अतः यह निरर्थक शब्द है और इसका सही उत्तर निरर्थक होगा। 5वां प्रश्न, सदा सत्य बोलो इस वाक्य में पद है। तो शब्दों को ही पद कहा जाता है।
जब वाक्यांशों में शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होकर एक वाक्य के रूप में या वाक्यांश के रूप में प्रयोग होते हैं तो वह पद कहलाते हैं। तो यहाँ पर सदा सत्य बोलो एक वाक्य है, लेकिन यहाँ 3 शब्द हैं और इसलिए इसे 3 पद कहा जाएगा। इस प्रकार पहला प्रश्न आपका पूर्ण हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब एक्सरसाइज अभ्यास कार्य में खा नंबर, सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न, अग्नि तद्भव है जिसका तत्सम रूप आग है। तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है। अग्नि तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव शब्द, जिसका तत्सम रूप दिया है अग्नि और तद्भव रूप होता है आग, इसलिए यह प्रश्न गलत होगा। यहाँ पर गलत का निशान लगाया जाएगा। चश्मा अंग्रेजी शब्द है, सही है। यह विदेशी शब्द विदेशी भाषा का है, लेकिन यह फारसी शब्द है, इसलिए यह प्रश्न गलत होगा। फारसी भाषा का शब्द है ये, तो ये भी गलत की श्रेणी में आएगा और इसे कट का निशान लगाया जाएगा। बिस्कुट विदेशी भाषा शब्द है, हाँ बिस्कुट विदेशी भाषा का शब्द है, अतः यह सही है। चौथा नंबर, पुष्प तत्सम शब्द है। तो जो शब्द सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ पर पुष्प मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिया गया है, जिसका तद्भव फूल पुष्प फूल कहते हैं। तो यह सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाया जाएगा। पांचवा, रोटी देशज शब्द है। तो देशज शब्द की परिभाषा आपको पाठ के अंतर्गत बताई गई थी कि आम बोलचाल की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के रूप में किया जाने लगा, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। यहाँ पर रोटी जो शब्द आया है, यहाँ पर जो रोटी शब्द है वह देशज भाषा का शब्द है, अतः यहाँ सही का निशान लगाया जाएगा। इस तरह आपका अभ्यास कार्य के अंतर्गत सही कथन का सही उत्तर पूर्ण हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। गा नंबर, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। तो यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प, जिसमें एक विकल्प सही है, बाकी 2 गलत हैं। तो उन सही विकल्प का निशान सही का निशान सही विकल्प पर लगाना है। पहला नंबर, वर्णों या ध्वनियों के मेल को कहते हैं। तो यहाँ सार्थक, निरर्थक और प्रचलित 3 ये विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सार्थक सही है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दूसरा, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को कहते हैं। अभी आपको तत्सम शब्द की परिभाषा बताई गई थी, ये तत्सम शब्द की परिभाषा ही यहाँ पर दी गई है, लेकिन विकल्प के रूप में पर्यायवाची, तद्भव और तत्सम दिए गए हैं। तो हिंदी में जो शब्द संस्कृत के मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, अतः यहाँ तत्सम विकल्प सही होगा। तीसरा, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को कहते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को कहते हैं। तो
पाठ के अंतर्गत बताया ही गया था आप लोगों को कि जो तत्सम शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। यहाँ पर विकल्प के रूप में परिवर्तित, तद्भव और पर्यायवाची 3 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें तद्भव विकल्प सही है। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। चौथा प्रश्न, शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते। तो यहाँ विकल्प के रूप में यौगिक, योगरूढ़, रूढ़, ये 3 विकल्प दिए गए हैं। इन 3 विकल्पों में यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़, तो रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, वह अपने मूल रूप में ही रहते हैं और उनको खंडित करने पर कोई उनका अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए यहाँ विकल्प के रूप में रूढ़ सही है। 5वां और अंतिम प्रश्न, जब किसी वाक्य या वाक्यांश का भाग बन जाते हैं तब वे कहलाते हैं। विकल्प के रूप में आ वर्ण, बा पद, सा ध्वनि, ये 3 विकल्प दिए गए हैं और आपको पाठ के अंत में परिभाषा पद की बताई गई थी कि जब शब्द किसी वाक्य या वाक्यांश का भाग बन जाते हैं तो वह पद कहलाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प के रूप में पद बा नंबर दिया गया है, यह उत्तर सही होगा। इस तरह आपके अभ्यासकार के रूप में 3 अभ्यासकार पूर्ण हुई। अब चौथी अभ्यासकार के रूप में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें उत्तर लिखना है। किताब पर पेज पे जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं में करने के लिए जगह दी गई है, लेकिन छात्रों के पास पुस्तक ना उपलब्ध होने के कारण आप सबको इनके उत्तर नोटबुक में अपनी कॉपी पर लिखने हैं। लिखने के पश्चात उसकी फ़ोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है ताकि हम गृह कार्य को चेक कर सकें, निरीक्षित कर सकें और उसमें जो भी गलतियां हैं उसको सुधारा जा सके। तो यहाँ पर प्रथम प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं? तो आपको बताया गया था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाते हैं और उनका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता है तो वह शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा के रूप में इसका उत्तर लिख सकते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ भी आप लिख दें, रोटी, पानी, कमल, हाथी, लोटा, कुछ भी। दूसरा प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण समझाइए। तो आपको पाठ के अंतर्गत बताया गया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अग्नि। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं किंतु आंशिक परिवर्तन के साथ में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे आग, अग्नि तत्सम हो गया, इसका तद्भव आग होगा। देशज शब्द आम बोलचाल की भाषा में जो शब्दों का निर्माण हो गया है और उनको हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। विदेशी भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपने सुना,
और आपके मोबाइल की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वह आप अपने नोटबुक में लिखें। यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी लिख दिए गए हैं, लेकिन आपको लिखते समय तत्सम की परिभाषा, तद्भव की परिभाषा, देशज की और विदेशी लिखना है और एक एक उदाहरण उनके सामने लिख देने हैं। यहाँ पर जगह कम होने के कारण सिर्फ उसका नाम भर दे दिया गया है, उसके आगे आप लोगों को दो दो लाइन परिभाषा के रूप में लिखना है। तीसरा प्रश्न, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्दों का भेद पूछा गया है। उत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनको परिभाषित करना है और एक एक इनके उदाहरण आपको लिखने हैं। इस प्रकार रूढ़ शब्द वह शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, जैसे देश, हाथी, घोड़ा, मोर आदि। यौगिक शब्द जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया अर्थ बनाया जाता है या एक नया अर्थ प्रकट करता है, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, यहाँ हिम और आलय 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है हिमालय, अतः यह यौगिक शब्द हुआ। योग रूढ़ शब्द जिन शब्दों का यौगिक रूप से किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यह एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, पीताम्बर आदि। चौथा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्दों को कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है, सो उदाहरण बताइए। तो सब अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। इन 4 भागों में हम अर्थ के आधार पर शब्दों को बांट सकते हैं। इनके परिभाषा लिखकर एक एक उदाहरण आपको लिखने हैं। नोटबुक में आप ये लिखकर हमारे पास ज़रूर प्रेषित करें ताकि हम उनका निरीक्षण कर सकें। 5वां प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्दों को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को विकारी और अविकारी शब्दों में बांटा गया है। 6वां प्रश्न है, पद किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पद की परिभाषा लिखनी है कि शब्द किसी वाक्य या वाक्यांश का भाग बन जाते हैं तो वह पद कहलाते हैं। शब्द किसी वाक्य या वाक्यांश का भाग बन जाते हैं तो वह पद कहलाते हैं। इस प्रकार आपके प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे सुंदर तथा स्वच्छ लेख में, और लिखने के उपरांत इन्हें याद भी करना है। अगले अभ्यास कार्य के रूप में अंगा नंबर 4 उदाहरण लिखने हैं। योग रूढ़ शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द, यौगिक शब्द और मिश्रित शब्द। तो इनके उदाहरण आपके मोबाइल की स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, और आपने पाठ पढ़ते समय भी कई उदाहरण हमने बताए थे, उनको ध्यान से सुना होगा। अगर कुछ समस्या आती है तो पुनः वीडियो बार बार देखें और पाठ को भली भांति से समझें। 4 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिख दिए। तो यहाँ पर हमने
गृह कार्य के रूप में आपसे तत्सम और तद्भव की सारणी बनाने के लिए कहा था। उन्हीं सारणी में से ये प्रश्न दिए गए हैं और उस समय भी कहा गया था कि सारणी को याद करना है ताकि अभ्यास कार्य में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को करने में आपको सरलता प्रदान होगी। और उसी सारणी से ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके आपको तत्सम रूप लिखने हैं। हमने सभी के तत्सम लिख दिए हैं, आप इन्हें याद करें और अपनी नोटबुक में उतारें। गृह कार्य के रूप में जो अंतिम प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्द में अंतर, तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर, इसको आपको गृह कार्य के रूप में करना है और इसको फ़ोटो खींचकर ग्रुप में आप प्रेषित करें जिससे हम गृह कार्य को निरीक्षित कर सकें। धन्यवाद।